नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड में हमने दो ही वंश दिए गए हैं। यूनिट सेकंड में मौर्य और गुप्त। तो मौर्य ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया। गुप्त वंश हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। गुप्त वंश के राजा जो भी इम्पोर्टेंट थे वो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के प्रशासनिक, राजा, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक दशा कैसी थी, है ना। तो वो सब आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों गुप्त वंश हम विस्तार से इसलिए पढ़ रहे हैं, विशेष रूप से हमारे लिखा हुआ है कि बाद में जो अगला लेक्चर होगा वो सांस्कृतिक उपलब्धियों का होगा गुप्त वंश का। आज तो हम प्रशासनिक राजनीतिक जीवनी गुप्त वंश का यहाँ पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं गुप्त वंश की गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त काल में राजा का पद वंशानुगत पद था तथा राज सत्ता श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त होती थी। राजा का पद वंशानुगत हो गया था, मतलब राजा एक राजा के बाद में उसी खानदान का दूसरा राजा बनेगा और राजा का जो भी सबसे बड़ा बेटा होगा वह राजा बन जाएगा। राजा की दैवीय उत्पत्ति को नकार कर अब रक्षा एवं पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में राजा को देखा जाता था। जो मौर्य काल में राजा की दैवीय उत्पत्ति मानी गई थी कि राजा देवता का अवतार होता है, उसे नकार कर अब राजा को क्या कहा जाने लगा कि राजा रक्षा करने वाला है और पालन करने वाले भगवान के रूप में, मतलब विष्णु से राजा की तुलना अब की जाने लगी थी। मौर्य युग की तरह इस युग में केंद्रीकृत शासन न रहकर गुप्त काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यही है कि मौर्य युग में केंद्रीकृत शासन यहाँ पे पाया जाता था मौर्य युग में, है ना। लेकिन अब क्या है, अब विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी, है ना। कि यहीं से गुप्त काल ही वह पहला राजवंश है जिसमें विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाने लगा था। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति मतलब दोस्तों केंद्रीकरण, अधिकारिक शक्ति राजा के पास में स्थित होना, ये तो होता है केंद्रीकरण की, मतलब एक ही जगह पावर का केंद्रीकरण होना। यही दूसरे लोगों को पावर थोड़ी बहुत दे देता था, है ना। लेकिन विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति मतलब मुख्य शक्ति तो राजा के पास में है, लेकिन जैसे कि हमने मौर्य काल में भी पढ़ा था कि अशोक का साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। इसी तरह गुप्त काल में भी जैसे मान लो 5 प्रांतों में शासन अगर विभक्त है तो इन 5 प्रांतों जो मुख्य राजा तो नहीं बोल सकते, जो राजा के बेटे होते थे दोस्तों, उन्हें कुमारादित्य की उपाधि देकर इन 5 प्रांतों का भार इन्हें संभाल दिया जाता था। तो ये 5 प्रांतों के जो मुख्य होते थे, इसकी शक्ति भी लगभग राजा के बराबर ही होती थी। इसके बाद में इनसे छोटे लोग होते थे जिनके पास में शक्ति होती थी। इसके बाद में इनके छोटे लोग होते थे जिनके पास में, मतलब इस काल में शक्तियों का बंटवारा होने लगा था। एक जगह शक्ति इकट्ठा न होकर छोटे छोटे मतलब वर्गों में शक्ति बांट दी गई थी। तो वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। समुद्रगुप्त के द्वारा अपने अधीनस्थ राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति जो सामंतवाद थी, विकेंद्रीकरण हेतु उत्तरदायी थी। समुद्रगुप्त ने दोस्तों, हमने समुद्रगुप्त लेक्चर फर्स्ट गुप्त काल का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने समुद्रगुप्त पढ़ा था। उसने क्या किया था कि उसने उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं को जीत तो लिया था, लेकिन उन पे शासन करने के लिए अलग अलग तरह की नीति अपनाई थी। उत्तर भारत के राजाओं को तो शासन को तो पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया गया था ना, लेकिन दक्षिण भारत के जो राजा थे उसे पता था कि दक्षिण भारत के राजाओं में जब मैं उत्तर भारत पहुंचूंगा तो विद्रोह हो ही जाएगा, है ना। तो पूर्ण रूप से डायरेक्ट रूप से उनको बस में करना सही नहीं है और ना ही मुमकिन था उस काल में, है ना। तो उसने क्या किया कि वहाँ के राजाओं को जीत तो लिया, लेकिन शासन वापस से उन्हीं राजाओं को दे दिया और उनको बोला कि आप मुझे इस भूमि के बदले इतना इतना टैक्स भेजा कीजिए, बाकी शासन आपके ही हाथ में रहेगा। तो वो क्या हो गया, इसके अलावा उसने क्या किया, इसके अलावा उसने सामंत बना दिए कि जैसे कि इतनी भूमि का ये सामंत होगा और भूमि के बदले वो उसको टैक्स दे देगा। तो ये जो नीति थी, उसके बाद में जो मुगल काल में सामंत व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। तो ये जो नीति थी ये सबसे पहले गुप्त काल में चली थी और यूँ अपन कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो सामंतवाद की प्रथा अपनाई थी वो इसके लिए विकेंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी थी। ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी ये विकेंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी थी। राजकार्य में सहायता देने हेतु मंत्री और अमात्य होते थे। राजा की सहायता के लिए कौन होता था, मंत्री होते थे, और इन मंत्रियों को क्या कहते थे, अमात्य कहते थे, ये होते थे। मंत्रियों का चयन सम्राट द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता था। अब मंत्री कैसे चुने जाते थे, योग्यता के आधार पर दोस्तों। उनकी एक परीक्षा होती थी व्यवहारिक रूप से और उसके आधार पर इन्हें चुना जाता था। साथ ही गुप्त काल में जो ज़्यादा उच्च पद थे वो वंशानुगत भी होने लगे थे।
ज़्यादातर मंत्री तो दोस्तों योग्यता के आधार पर चुने जाते थे, लेकिन अब क्या होने लगा कि जो उत्तर गुप्त काल आया उसमें फिर इन्हीं मंत्रियों के बेटे मंत्री बनने लगे, पद इनके भी वंशानुगत होने लगे, जिस तरह से राजा का पद वंशानुगत हो चुका था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते थे? कुमारादित्य। सबसे बड़ा तो दोस्तों राजा होता था, और राजा के बाद में कौन होते थे? कुमारादित्य। कुमारादित्य मतलब राजा के जो राजकुमार होते थे वो कुमारादित्य होते थे, और उनको प्रांतों में नियुक्त कर देते थे। जैसा मैंने आपको बोला कि एक साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त है, तो राजा के उस समय 5-6 बेटे तो होते ही थे, है ना। तो उन 5-6 बेटों को एक एक प्रांत दे दिया जाता था। तो राजा के बाद में सबसे बड़े अधिकारी कौन हो गए? कुमारादित्य हो गए। कुछ प्रमुख अधिकारी इस काल के इस प्रकार है जो हमसे कई बार ऑप्शंस में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि महाबलाधिकृत। यहाँ महाबलाधिकृत महाबल का अधिकृत, मतलब जिसके पास महान बल है वो कौन था दोस्तों? यहाँ पे सेनापति को महाबलाधिकृत कहते थे। इसके अलावा महादंड नायक, जो दंड देने वाला है। तो दंड कौन देता है? हमें न्यायाधीश देता है। संधि विग्रह, नाम से पता चल रहा है युद्ध और संधि संबंधी जो मंत्री है वह संधि विग्रह। दंड पाशिक, एक तो महादंड पाशिक तो हो गया न्यायाधीश, और दंड पाशिक जैसे हमारे पहले दंड कौन दे देता है? पुलिस दे देती है ना, और उसके बाद में कोर्ट में केस जाता है। तो पहले तो दंड कौन दे देगा? पुलिस दे देगी, है ना, और फिर महान दंड कौन देगा? न्यायाधीश देगा। इस तरह से थोड़ा सा कोड बना के आप याद कर सकते हैं। युक्त पुरुष, युद्ध में प्राप्त संपत्ति का लेखा जोखा रखने वाला मंत्री जो होता था दोस्तों, युद्ध में जितनी भी संपत्ति प्राप्त होती थी उसका लेखा जोखा जो करता था वह युक्त पुरुष कहलाता था। और महाप्रतिहार कौन होता था? जो राजप्रसाद की देखरेख करता था कि राजा का जो महल है उसका पूरी तरफ से अंतिम रूप से उत्तरदायी उसके हाथ में होता था, वह होता था महाप्रतिहार। तो महाबलाधिकृत हो गया सेनापति, महादंड नायक हो गया न्यायाधीश, और दंड पाशिक हो गया पुलिस, है ना, और संधि विग्रह हो गया युद्ध और संधि संबंधी मंत्री। युक्त पुरुष कौन हो गया? संपत्ति का लेखा जोखा, युद्ध में जो संपत्ति जीतते थे उसका लेखा जोखा रखने वाला। महाप्रतिहार कौन हो गया? राजप्रसाद की देखरेख करने वाला मंत्री। गुप्त काल का प्रांतीय प्रशासन, शासकीय सुविधा की दृष्टि से राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, और प्रांतों को भुक्ति कहा गया था। देखो सबसे पहले तो एक पूरा राज्य है ना, राज्य को किस में बांट दिया गया? प्रांतों में, है ना, और इन्हीं प्रांतों को क्या कहते थे? प्रांतों को हम भुक्ति भी कहते थे। सीमावर्ती जो राज्य होते थे वो गोप्ता भी कहलाते थे, है ना, और भुक्ति किसको कहा गया है? प्रांतों को ही। भुक्ति को ही प्रदेश और भोग कहा गया है। भुक्ति को ही क्या कहते थे? प्रदेश भी कहते थे और भोग भी कहते थे। फिर भुक्तियों को जिलों में, जिन्हें विषय कहा गया था, और विषयों के प्रमुख कौन होते थे? विषयपति होते थे। तो दोस्तों कैसे हो गया? सबसे पहले तो एक साम्राज्य को बांट दिया गया हमने प्रांतों में, या फिर भुक्ति में, या फिर भोग में, है ना, और भोग को किसमें? भुक्ति को किसमें? विषय में। विषय कैसे हो गए? जैसे एक राज्य और राज्य में जिले होते हैं वैसे ही विषय हो गए, है ना, और विषयों के प्रमुख कौन होते थे? विषयपति होते थे। गुप्त काल का स्थानीय प्रशासन 2 तरह से चलता था दोस्तों। नगरीय प्रशासन अलग तरह से चलता था, और ग्रामीण प्रशासन अलग तरह से चलता था। प्रत्येक विषय में गांव होते थे तथा ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। सबसे छोटी जो प्रशासन की इकाई हो गई दोस्तों गांव हो गई, और गांव का सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता था? ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। ये बात दोस्तों आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्तर ग्राम का प्रधान होता था, है ना। उस समय तक ये ग्रामिक नाम ही फेमस था, लेकिन जब आरएएस एग्जाम में क्वेश्चन आया महत्तर, उसके बाद में महत्तर नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो एक बार जो बड़े लेवल के एग्जाम में आ जाता है वो फिर मीडियम लेवल के एग्जामों में वो क्वेश्चन ज़्यादा दोहराया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि महत्तर कौन होता था? ग्राम का प्रमुख महत्तर होता था, और ग्राम के और उसकी सहायता के लिए क्या होती थी? ग्राम पंचायत होती थी। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायपति न्यायाधीश राजा होता था। सबसे ज़्यादा तो देखो सबसे अंतिम रूप से जो न्याय करने का अधिकारी होता है वो किसके पास होता है? अधिकार राजा के पास। राजा का निर्णय अंतिम होता था, लेकिन वो अपन ने पढ़ा कि महादंड नायक, है ना, वगैरह, वो जो थे वो न्यायाधीश होते थे। दंड नायक, महादंड नायक और सर्वदंड नायक नामक अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है। राजा के पास स्थायी सेना होती थी, और सेना के 4 मुख्य अंग होते थे। राजा अब स्थायी सेना रखने लग गया था। लगभग मौर्य काल तक दोस्तों स्थायी सेना लगभग नहीं थी, है ना। मौर्य काल में फिर भी कुछ स्थायी होने लगी थी, वैदिक काल में तो अस्थायी सेना ही थी। और लेकिन अब जो गुप्त काल ना बन गई, और सेना के 4 अंग होते थे। पदाति सेना मतलब पैदल, रथरोही सेना जो रथ लेकर चलते थे, अश्वरोही जो घोड़ों पे चलते थे, और गज सेना जो हाथी पे चलते थे। ऐसे करके
4 सेना के अंग हो गए थे। साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था और गुप्तचर को दूत कहा जाता था और पुलिस को भाट कहा जाता था। तो चाट और भाट कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो साधारण जो सैनिक होते थे सेना में उनको कहते थे चाट, और साधारण जो पुलिस कर्मचारी होते हैं उनको कहते थे भाट, और जो गुप्तचर होते थे वो इस काल में क्या कहलाते थे, दूत कहलाते थे। इसके अलावा जो गुप्त काल में राजस्व के स्रोत हैं, कहाँ से राजस्व आता था, वो हम पढ़ते हैं। गुप्त काल में सामान्यतः भूमि का स्वामी सम्राट को माना जाता था और भूमि से उत्पन्न भाग उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में प्राप्त होता था। भूमि का स्वामी कौन होता था दोस्तों, सम्राट होता था, और भूमि से कितना जो भी अनाज उत्पन्न हो रहा है उसका 1/6 भाग हमें टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इस कर को भाग कहा जाता था और भूमि में निम्न प्रकार के 3 कर लेते थे। तो भूमि कर को उस टाइम पे क्या कहा जाता था दोस्तों, ये भी बहुत काल में क्या जाता था, 1/6 भाग होता था। भूमि कर कई प्रकार के थे दोस्तों, भाग, भोग, उद्रंग, ऊपरी कर, है ना। कई नामों से एक भूमि कर मिलते थे। जो भाग होता था वह भूमि उपज का 1/6 भाग हो गया। भोग होता था वो राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी आदि की जो भेंट होती थी वो भोग कहलाते थे, ठीक है। और उद्रंग और ऊपरी कर दोनों ही भूमि कर के प्रकार है। अब ये यहाँ पे ऐसे नहीं बताया गया था कि उद्रंग कब लिया जाता, ऊपरी कर कब लिया जाता, लेकिन थे दोनों भूमि कर। तो कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है, निम्न में से उद्रंग है तो क्या है, भूमि कर है ना। तो भाग, भोग, उद्रंग और भूमि कर। अब जो शुल्क होता था दोस्तों, भोग तो कब, भाग तो कब लिया जाता था, भूमि पे लिया जाता। शुल्क होता था सीमा बिक्री और की वस्तुओं पर लगने वाला कर, मतलब व्यापार पे जो कर लगता था वो शुल्क कहलाता था। इसके अलावा है अग्रहार। अग्रहार मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि जो होती थी, जो करमुक्त भूमि होती थी, वह अग्रहार कहलाती थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अग्रहार। तो क्या है, ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दे दी जाती थी दोस्तों, वो अग्रहार कहलाती जाती थी। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति न केवल ब्रह्मदेव भूमि पर ब्राह्मणों के भूमिपति बनने से उत्पन्न हुई, बल्कि गुप्त शासकों के कुमारादित्य आदि अपने प्रमुख कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमिदान देना और शुरू करने और उनके बाद में उनका पद वंशानुगत करने से भी प्रारंभ हो गई। ये जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी दोस्तों, ये न केवल ब्रह्मदेव मतलब सबसे पहले तो ब्राह्मणों को भूमि दी जाने लगी, है ना, उनसे शुरू हुई, बल्कि क्या होता था कि गुप्त काल में जो कुमारादित्य होते थे, जो प्रांतों के अधिकारी होते थे, वो क्या करते थे, अपने प्रमुख कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि देने लगे थे कि मतलब आप भूमि ले लो, हमें इतना वेतन चाहिए हर महीने, तो वो आपको देना पड़ेगा। तब से ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई। मतलब उनके तो काम का बंटवारा हो गया ना, कि उनकी हेडेक खत्म हो गई कि इस भूमि से आप किस तरह से टैक्स ले रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है, हमें पर मंथ इतनी भूमि का इतने रुपए दे दीजिए। तो यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी दोस्तों। इसके अलावा गुप्त काल का जो सामाजिक जीवन है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ये चैप्टर लंबा हो जाएगा, तो यहाँ तक आज इतना ही। एक सामाजिक जीवन और थोड़ा सा आर्थिक जीवन वगैरह, धार्मिक दशा उस टाइम पे कैसे थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद में गुप्त काल की हम सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करते रहें दोस्तों के साथ। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को मेंशन ज़रूर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।